गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ज्ञान सुधा चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर विकास नौटियाल, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। आज हम हिस्ट्रीग्राफी और फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री की लेक्चर श्रृंखला में जिस टॉपिक को ले रहे हैं वो पिछले लेक्चर का कंटिन्यूएशन है, पार्ट 2 आप कह सकते हैं इसको। इसमें हम बात करेंगे हिस्ट्री एंड पोस्ट मॉडर्निज्म की। इनफैक्ट पोस्ट मॉडर्निज्म एक ऐसी विचारधारा थी और है जो कि खास करके द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद डेवलप होती है और खास करके 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। ये एक वैचारिक परिप्रेक्ष्य था जिसने सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी के विषयों को प्रभावित किया। ये एक वैचारिक धरातल है। तो सबसे पहले जो शब्द आता है ये पोस्ट मॉडर्निज्म। जब हम पोस्ट मॉडर्निज्म की बात करते हैं तो आप शब्द देख सकते हैं, एक शब्द आया पोस्ट और एक शब्द आया मॉडर्निज्म और एक शब्द आया हिस्ट्री। जब हम इतिहास विषय की बात करते हैं तो जैसा कि पहले बात हो चुकी है कि इतिहास को दुनिया के कुछ विश्वविद्यालय, कुछ जगहों पर इसको सोशल साइंस में कंसीडर किया जाता है और कुछ जगह में इसको ह्यूमैनिटीज में कंसीडर किया जाता है। तो जब पोस्ट मॉडर्निज्म की विचारधारा ने पूरी दुनिया के साहित्य को, लिटरेचर को, अलग अलग डिसिप्लिन्स को प्रभावित करना शुरू किया तो इसका असर हिस्ट्री पर भी आया और इसी संदर्भ में हम ये इस लेक्चर को देख रहे हैं। यहां पर एक बात विशेष रूप से ये आती है कि हम सबसे पहले ये देखें कि अगर हम पोस्ट मॉडर्निज्म शब्दावली को एक बार समझने की कोशिश करें, या सबसे पहले ये देखें कि पोस्ट मॉडर्निज्म इसमें दो शब्द आए हैं, दो शब्द हैं पोस्ट और मॉडर्निज्म। यानी ये एक तरह से इसका साधारण सा मतलब ये निकल रहा है कि मॉडर्निज्म की बाद की स्टेज है। पोस्ट मतलब बाद, मॉडर्निज्म मतलब आधुनिक, आधुनिकता की बाद की कोई स्टेज है। इसका एक मतलब और आता है, इसका मतलब कोई चीज इतिहास में मॉडर्निज्म की होनी चाहिए तभी पोस्ट मॉडर्निज्म आएगा। दरअसल मॉडर्निज्म का कंसेप्ट जब हम लेते हैं तो उसको हम पहले इसको स्ट्रक्चर्ड कर देते हैं कि हम क्या क्या इसमें लेने वाले हैं। सबसे पहली बात तो ये क्या है, व्हाट इज पोस्ट मॉडर्निज्म, सबसे पहली बात तो ये आती है। दूसरी बात आती है कि अगर पोस्ट मॉडर्निज्म है तो मॉडर्निज्म भी होना चाहिए और टुवर्ड्स मॉडर्निज्म का भी कोई कंसेप्ट होना चाहिए। तो यहां पर हम बात करेंगे कंपैरिजन की, तुलना। क्यों हम इतिहास में डिवीजन करते हैं? डिवीजन इस रूप में कि हमने किसी को एंशिएंट वर्ड कहा, किसी को मिडिवल वर्ड कहा, किसी को मॉडर्न वर्ड कहा और किसी को हम आज पोस्ट मॉडर्न कह रहे हैं। तो ऐसा क्यों है, किन फीचर्स के बेसिस पर है, इस बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, एक कंपैरेटिव स्टडीज को बनाएंगे। फिर ये लेंगे कि जो हम हिस्ट्री सब्जेक्ट है, हिस्ट्री एज डिसिप्लिन, इसको पोस्ट मॉडर्न थिंकर्स ने किस किस तरह प्रभावित किया और किन किन विचारधाराओं पर प्रभावित किया, इसको हम हिस्ट्री के अंतर्गत लेंगे। और फोर्थ पॉइंट इसका लेंगे हम, दैट इज क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म, इसकी आलोचना क्या है, इस विचारधारा की आलोचना क्या है, किस तरह से यह समाज को जोड़ती है या किस तरह से समाज को उन्मुक्त करती है, या क्या इसकी ऐसी विशेषताएं जिनकी आलोचना होती रही है। तो ये चार बिंदु पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि पोस्ट मॉडर्निज्म में दो शब्द हैं, पोस्ट एंड मॉडर्निज्म। तो यहां पर मॉडर्निज्म के पोस्ट की जब बात आ रही है तो इसका मतलब या तो ये इसकी प्रतिक्रिया है, रिएक्शन, क्या मॉडर्निज्म की एक प्रतिक्रिया है पोस्ट मॉडर्निज्म, क्योंकि कुछ लोगों का यही कहना है कि ये एक रिएक्शन है। दूसरी बात, क्या ये इसका एक विस्तार है, क्या पोस्ट मॉडर्निज्म मॉडर्निज्म का कोई विस्तार है या अन्य कोई पक्ष सामने आता है पोस्ट मॉडर्निज्म में। तो ये इन तीन रूपों में पोस्ट मॉडर्निज्म को हम डिफाइन करते हैं। दरअसल अब इस बात को करने और समझने के लिए हमको थोड़ा सा यह देखना पड़ेगा कि मॉडर्निज्म क्या है। हिस्ट्री में जब हम मॉडर्निज्म की बात करते हैं, हम सब जानते हैं कि हम बहुत सी स्टैंडर्ड बुक्स देखते हैं जहां लिखा होता है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड,
हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो इसमें मॉडर्न एंड मॉडर्निटी क्या है, इस बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। तो इसका एक कंपैरेटिव चार्ट हमको बनाना पड़ेगा। यहां पर जो हिस्टोरिकल प्रोसेस है, ऐतिहासिक विकास क्रम की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को समझने के लिए हम ये सब जानते हैं कि जब हम इतिहास की बात करते हैं तो सबसे पहली बात, वैसे तो एंशिएंट एज आता है, लेकिन यहां हम मिडिवल एज से शुरू कर रहे हैं। उसके बाद आता है मॉडर्न। हम सब जानते हैं इस बात को कि करीब करीब 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच विशेष रूप से यूरोप में मध्य युग समाप्त होने लगा और आधुनिक युग की तरफ रूपांतरण की प्रक्रिया होने लगी। तो इस मॉडर्न एज को भी हमने दो पार्ट्स में ले लिया, अर्ली मॉडर्न एज और लेटर मॉडर्न एज। यानी ये दो मिलाकर के मॉडर्निटी का अभिव्यक्त कर रहे हैं। और तीसरी बात आती है, चौथी बात आती है, दैट इज पोस्ट मॉडर्न। इनमें क्या क्या डिफरेंस आता है, क्या परिवर्तन था? जैसे मैंने बताया, ये पोस्ट मॉडर्निज्म आधुनिकता का क्या विस्तार है, या ये पोस्ट मॉडर्निज्म आधुनिकता का क्या एक तरह की रिएक्शन है कोई, इस बारे में हम बात करेंगे। तो थोड़ा सा इस बात को समझ लें ताकि क्लैरिटी बनी रहे। देखिए यहां पर क्या था, जब हम मध्यकालीन विश्व की बात करते हैं या मध्यकालीन यूरोप की बात करते हैं, तो उनके यहां धर्म केंद्रण था, रिलीजन बेस्ड। उनके लिए सारी दुनिया पोपमय थी, सारी दुनिया क्रिश्चियनिटी से ओतप्रोत थी। अब दूसरी बात आती है, जो हमारा, जब किसी भी हम ज्ञान की बात करते हैं प्राचीन काल से लेकर के आज तक की, तो ज्ञान का हमारा पहला उद्देश्य होता है सत्य को जानना, सत्य को जानना। अब सत्य को हम कैसे जान सकते हैं? तो इन्होंने बोला सत्य को ईश्वर के माध्यम से जान सकते हैं। भारतीय संस्कृति में भी हम कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। जब हम उपनिषदों की बात करते हैं, वहां पर भी सत्य को जानने की बात आती है, उस परम सत्य को जानने की बात। तो ये सत्य को जानने की बात कर रहे हैं। तो सत्य को जानना ईश्वर के समकक्ष, ईश्वर के समांतर जानना। ईश्वर शब्द आया, ईश्वर। अब ईश्वर को जानने के लिए कैसे, क्या तरीका निकाला जाए, या सत्य को जानने का क्या तरीका निकाला जाए? तो इन्होंने बोला दो बातें यहां पर आई, राजा या राज्य, राजा या राज्य, और दूसरी तरफ आए धर्म, यानी पोप या पोप की व्यवस्था। जो पेपल स्टेट्स या पोप हुआ करता था, और उन पोप के साथ साथ जो धर्माधिकारियों का समूह होता था, जिसको हम पोप कहते थे, कार्डिनल्स कहते थे, ये लोग जो व्याख्या करते थे उसको जनता सत्य मानती थी। और इस कारण से एक बिंदु ये आया कि जहां किसी भी बात के संबंध में बोला जाता था, जब क्योंकि धर्म की प्रधानता होती है, तो वहां पर विश्वास पर बल दिया जाता है, विश्वास, जिसको बाद में इन लोगों ने अंधविश्वास कह दिया। इन लोगों ने इसको विश्वास को अंधविश्वास कहा। हां, ईश्वर है। इन लोगों ने बोला, धर्म वालों ने बोला कि पृथ्वी केंद्र में है और सूर्य उसका चक्कर लगा रहा है। और यह मान्यता पूरे यूरोप में 14वीं-15वीं शताब्दी तक प्रचलन में रही, जबकि यह अवैज्ञानिक है, सत्य नहीं है। लेकिन क्यों इस सत्य का परिचय धर्म ने दिया? इस सत्य का परिचय उस पोप के स्ट्रक्चर ने दिया, पोप के हायरार्की ने दिया कि ये सत्य ये है। इसलिए सत्य को जानने की प्रक्रिया धर्म के माध्यम से की गई। जब हम राजा और राज्य की बात करते हैं, तो आपने सबने देखा कि जब हम लुई 14 को देखते हैं तो कहता है मैं ही राज्य हूं, मैं ईश्वर का प्रतिनिधि हूं। तो राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना गया, पोप को ईश्वर का प्रतिनिधि माना गया। इसलिए ये लोग जो कह रहे हैं वो सत्य है। इस संदर्भ में कोई भी वैज्ञानिक संकल्पना नहीं थी, कोई भी प्रेक्षण प्रयोग की संकल्पना नहीं थी जो अगली स्टेज में आएगी। जैसा कि भी मैंने बताया, इसलिए कह देते थे इसको ये अंधकार का युग है। ये हम नहीं कह रहे, उन्हीं लोगों ने कहा है अंधकार, डार्क एज है ये मध्यकाल डार्क एज है। जब आधुनिक काल में रूपांतरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, यानी 14वीं-15वीं शताब्दी से लेकर के खास करके वर्ल्ड वॉर तक, तो ये बिंदु आया कि इस मॉडर्निटी को भी, इस मॉडर्न एज को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करें।
अर्ली मॉडर्न एज लगभग लगभग 17वीं शताब्दी तक माना गया और ये 18वीं से लेकर के और लगभग यूं समझ सकते हैं 1945 तक माना गया। ये कोई डिमार्केशन लाइन बहुत स्ट्रिक्टली नहीं है, क्योंकि इतिहास में हमको अध्ययन करने के लिए डिमार्केशन लाइन बनानी पड़ती हैं। इसलिए क्योंकि यहां पर इतिहास का जो मूल आधार होता है वो समय को लेकर चलता है। तो यहां 17वीं शताब्दी को हम लेते हैं, 17वीं शताब्दी तक। तो हमने देखा कि जब पुनर्जागरण धर्म सुधार की बात आती है तो वहां पर बेकन जैसे लोग आए, डेकार्ट जैसे लोग आए, जिन्होंने प्रेक्षण एवं प्रयोग पर बल दिया। प्रेक्षण एवं प्रयोग पर बल दिया, साइंटिफिक वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग एनी ट्रुथ। इन्होंने सत्य ज्ञान की जानकारी के लिए बात की कि किस तरह से हम सत्य को जान सकते हैं। बेकन का बड़ा फेमस स्टेटमेंट आता है कि सत्य सत्ता की नहीं अपितु काल की पुत्री है। जो सत्य हमें अभी तक ये पोप ने बताया या पोप के अधिकारियों ने बताया, जो सत्य हमें राजा ने बताया, जो सत्य हमें एक सत्ता बता रही है। देखिए ये दोनों सत्ताएं हैं, राजा की सत्ता यानी राज्य की सत्ता, धर्म की सत्ता यानी पोप की सत्ता। ये दुनिया में सब जगह हुआ। जब हम इस्लाम की बात करते हैं तो वहां भी धर्माधिकारी अपनी बात को रखते थे। जब हम भारत में बात करते हैं तो यहां पर भी धर्माधिकारी अपनी बात रखते थे। लेकिन इन्होंने बल दिया विज्ञान पर, इन्होंने बल दिया प्रेक्षण प्रयोग पर। और इसी प्रेक्षण प्रयोग के साथ साथ एक बिंदु और चला, तर्क, बुद्धि, विवेक। ये जो 3-4 चीजें हैं ये आने वाले समय में और अधिक आई। अब जब हम इसका लेटर स्टेज में जंप करते हैं तो मॉडर्निटी का एक दूसरी शुरुआत होती है, जिसको हम फ्रांस की क्रांति के संदर्भ में कहते हैं कि फ्रांस की क्रांति में कहा गया कि फ्रांस की क्रांति के 3 फल हैं, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। इसलिए एक नया कंसेप्ट आया। जब हम प्रबुद्धवादियों के युग को देखते हैं जो खास करके 18वीं शताब्दी में आए, 18वीं शताब्दी के जो प्रबुद्धवादी थे उन्होंने इसी विचारधारा को और आगे बढ़ाया और यहां पर हमने एक अलग से मॉडर्निटी को जन्म दिया। क्योंकि 16वीं 17वीं शताब्दी तक निरंकुश राजतंत्र हुआ करते थे, नेशन स्टेट्स हुआ करते थे। और ये नेशन स्टेट्स ये इस विचारधारा को तो मानते थे, लेकिन इनके यहां लोकतंत्र की परंपरा नहीं थी, इसमें आम आदमी के वेलफेयर की कोई विशेष परंपरा नहीं थी। इसलिए जब हम लेटर मॉडर्न स्टेज में आते हैं तो लेटर मॉडर्न स्टेज में जैसे मैंने बोला विवेक, तर्क, बुद्धि और इनके आधार पर व्याख्या और फिर इनका वृत्तांत, एनल्स। ये विशेषताएं यहां पर इस लेटर फेज में आती हैं। अब जब तृतीय विश्व युद्ध हो गया, 20वीं शताब्दी के पहले जो हम फर्स्ट हाफ देखते हैं उसमें 2 महायुद्ध हुए और इन दोनों महायुद्धों ने मानवता को झकझोर दिया। इसलिए ये इतिहास गवाह है इस बात का कि ऐतिहासिक घटनाओं के क्रम में वैचारिक परिवर्तन भी हुआ करते हैं और वैचारिक परिवर्तन ही नई विश्व व्यवस्था को, नई मॉडर्न सिस्टम को या नए सिस्टम को एक जनरेट करते हैं। तो विवेक पर बल दिया, लेकिन इस विवेक में एक बात थी। जब हम इन 3-4 बिंदुओं को देखते हैं तो चाहे हम मॉन्टेस्क्यू को ले लें, मॉन्टेस्क्यू है, रूसो है, कांट है, जितने भी लोग आए, इन लोगों पर बल दिया गया या इन लोगों की विचारधारा पर बल दिया। इन्होंने जो अपने विवेक के द्वारा, तर्क के द्वारा, बुद्धि के द्वारा जो व्याख्या की, जो वृत्तांत दिया, वो मॉडर्न स्टेट सिस्टम और मॉडर्निटी के आधार बन गए। इन सब की प्रतिक्रिया अब पोस्ट मॉडर्निज्म में आनी है। ये कैसे आनी है, अब जरा यहां पर इस बात को देख लें। जब विवेक की बात की गई तो इन लोगों ने कहा था कि मानव का विवेक पर बल दिया जाए, लेकिन पोस्ट मॉडर्निज्म एक बात कह रहे हैं कि विवेक तो ठीक है, लेकिन सबके विवेक की बात की जाए, सबके। एक चेंज आ गया इसमें।
सबका विवेक हो। एक व्यक्ति के विवेक के बजाय सबके विवेक की बात की जाए, हर व्यक्ति अपने विवेक के अनुसार कोई व्याख्या करे या अपना वृतांत दे। देखिए, सत्य को जानने का प्रयास सब जगह किया जा रहा है। ये लोग भी सत्य को जानने की बात कर रहे हैं, ये लोग भी सत्य को जानने की बात कर रहे हैं, ये लोग भी सत्य को जानने की बात कर रहे हैं। तो एक व्यक्ति के विवेक के बजाय बहुत से व्यक्तियों के विवेक की बात की जा रही है। एक व्यक्ति के तर्क के बजाय बहुत से लोगों के तर्क की बात की जा रही है। एक का तर्क नहीं माना जाएगा। यह महामानव के सिद्धांत को पोस्ट मॉडर्निज्म नहीं मानता है। यह मानता है कि सबका अपना तर्क है, सबका अपना जीवन को देखने का एक नजरिया होता है, सबका अपना व्यक्तिगत विवेक होता है और सबकी अपनी बुद्धि होती है, बौद्धिक कौशल होता है। वो फेमस कहानी आप लोगों ने सुनी होगी कि जो वो अंधों की कहानी आती है हाथी के बारे में ऑब्जर्वेशन लेने की। तो किसी ने बोला कि हाथी इस तरह का होता है, एक खंबे की तरह होता है। किसी ने सूंड को पकड़ा तो उसने सूंड उस लटकते हुए रस्सी बताया। तो सब अपनी विवेक से इसको समझ रहे हैं, सब अपनी बुद्धि के द्वारा इसको समझ रहे हैं। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि तर्क हो, विवेक हो, लेकिन एक व्याख्या नहीं हो सकती। इसलिए ये बात करते हैं एक व्याख्या नहीं, अनेक व्याख्या होंगी। एक व्याख्या नहीं हो सकती, अनेक व्याख्या होंगी। इसलिए एक वृतांत नहीं होगा, अनेक वृतांत होंगे। अनेक वृतांत, बहुत से वृतांत हम प्रस्तुत कर सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की सोच अपनी अलग अलग हो सकती है। आप याद कीजिए, जब हमारे देश में, भारत में चीनी बौद्ध यात्री आते थे तो वो अपने आप में बौद्ध धर्म का चश्मा लगाकर आते थे। बौद्ध धर्म का चश्मा लगाकर आते थे और उसके द्वारा उन्होंने भारत की तस्वीर को देखने का प्रयास किया, भारत को देखने का प्रयास किया। इसलिए उनको सब जगह 10-10 हजार बौद्ध भिक्षु नजर आते हैं। क्या आपको लगता है कि भारत में उस वक्त और धर्म या और संप्रदाय या और समुदाय नहीं रहे होंगे? क्योंकि उन्होंने चश्मा ही बौद्ध धर्म का पहना हुआ था। तो सबका अपना तर्क होगा, सबका अपना विवेक होगा, सबके अपना व्यवस्था होगी और अपना एक बुद्धि विवेक के अनुसार काम करेंगे। इसलिए ये कहते हैं कि हर व्यक्ति के पास, अब थोड़ा मैं इसको और आगे बढ़ा लूं, ये कहते हैं कोई महावृतांत न हो। किसी एक व्यक्ति के वृतांत को मानने की जरूरत नहीं है, सबका वृतांत अलग हो सकता है। वृतांत पृथक पृथक हो सकता है। जो आप अभी तक मॉडर्निटी में कह रहे थे कि एक सत्य, वो कहते हैं एक सत्य नहीं, अनेक सत्य हो सकते हैं। जब वो कह रहे हैं कि किसी भी विचार की, किसी भी घटना की एक व्याख्या, या इसको हम यूं कहें महाव्याख्या, ये कह रहे हैं महाव्याख्या। ये कह रहे हैं नहीं, एक व्यक्ति की महाव्याख्या नहीं हो सकती, वो नहीं एक्सेप्ट की जा सकती, सबकी अलग अलग व्याख्या हो, सबकी अलग अलग व्याख्या हो। इसलिए यहां एक शब्द आया कि सहमति होगी, लेकिन यहां आया कि जब बहुत से सत्य सामने आएंगे, बहुत से वृतांत सामने आएंगे, बहुत सी व्याख्याएं सामने आएंगी, तो यहां पर असहमति अलग से आएगी। और असहमति इन्होंने स्वयं दी हुई है, क्योंकि हर व्यक्ति अपना विचार रख सकता है, हर व्यक्ति अपनी बात को कह सकता है। इसलिए यह बात अपने आप में सामने आती है। तो अब हम एक बिंदु को और इसमें ले लेते हैं कि जब हम इस विचारधारा को एक्सप्लेन करते हैं हिस्ट्री के संदर्भ में, तो थोड़ा सा हम इस बिंदु को भी देख लें, इतिहास के संदर्भ में क्या है हिस्ट्री। फूको, दरिदा और जो जितने भी चिंतक रहे, लगभग 200 से ज्यादा चिंतकों का क्लियर कट अध्ययन अब तक हो चुका है, जो कि अपने को पोस्ट मॉडर्निस्ट कहते रहे हैं। तो माइकल फूको और दरिदा, इनका हमने बेसिकली नाम लिया है। दरअसल इतिहास में ऐसा नहीं है कि इससे पहले हम
पोस्ट मॉडर्निज्म शब्दावली को नहीं देखते हैं। जब हम नीत्शे की बात करते हैं, जब हम टॉइनबी की बात करते हैं, तो उनके यहां भी कोई पोस्ट मॉडर्निज्म शब्दावली का प्रयोग मिलता है। लेकिन आधुनिक काल में इन लोगों ने क्योंकि इसको सबसे आगे बढ़ाया, आधुनिक काल न कहकर के मैं 20वीं शताब्दी का उत्तरार्ध बोलूं तो बेहतर होगा। अब क्या हुआ, जैसे मैंने बोला कि इन्होंने बल दिया था हिस्ट्री पर। इन्होंने बोला एक इतिहास नहीं होगा, इतिहास एक नहीं हो सकता, क्योंकि सब लोगों का अपना विवेक है, सब लोगों की अपनी बुद्धि है। तो इन्होंने बल दिया हिस्ट्रीज पर। हर चीज का इतिहास लिखा जाए। माइकल फूको ने हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, जिस पर अभी तक बात करने में संकोच किया जाता था, उन्होंने हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी पर बल दिया, और उनकी पुस्तक का नाम ही हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी है। जो बातें छूट गई हैं इतिहास में, जो बातें रह गई हैं, जैसे वो कहते हैं कि ट्रांसजेंडर पे बात करें, जेंडर्स पे बात करें, उन ऐसे इश्यूज पे बात करें, हिस्ट्री ऑफ थिंग्स, ऐसे इश्यूज की बात करें जिनकी हिस्ट्री अभी तक लिखी नहीं गई, विकलांगता पर बात करें। ये बात सच है कि इन बातों को इतिहास में जगह उस तरह से नहीं दी गई है जैसा कि होना चाहिए। लेकिन ये ट्रेडिशन था इतिहास को लिखने का, परंपरागत रूप से। जैसा कि हम सब जानते हैं कि राजा महाराजाओं का इतिहास, स्टेट का इतिहास, किसी व्यक्ति विशेष का इतिहास, ग्रेट मैन का इतिहास, ये लिखने की परंपरा रही। लेकिन जब हम इसमें पोस्ट मॉडर्निज्म अप्रोच पा रहे हैं, तो इन्होंने बोला हिस्ट्री नहीं हो, हिस्ट्रीज हो। एक बड़ी खास बात इन्होंने ये बोली है, जिस पर हमें, जिसको समझना चाहिए, वो बात ये है, इन्होंने बोला कि अभी तक का जो इतिहास था वो यूरोसेंट्रिक था। यूरोसेंट्रिक इतिहास था, यानी विशेष रूप से हुआ यूं है कि जब 15वीं-16वीं शताब्दी के बाद उपनिवेशवाद का विस्तार हुआ, तो इसके साथ साथ जो यूरोप के लोग थे, यूरोप का जो बुद्धिजीवी वर्ग था, इंटेलेक्चुअल क्लास था, उस क्लास ने हिस्ट्री लिखनी शुरू की। जैसे हम यूरोप में, इंग्लैंड में कहते हैं कि भाई कैम्ब्रिज ग्रुप है या ऑक्सफोर्ड ग्रुप है, इन लोगों ने इतिहास लिखना शुरू किया। तो इन्होंने अपने चश्मे से, अपने हितों के चश्मे से इतिहास को देखना शुरू किया, जिसको आज हम थर्ड वर्ल्ड कहते हैं या कॉलोनियल वर्ल्ड कहते हैं, कहा करते थे, उसका इतिहास इन्होंने लिखा। इसी कारण से इन लोगों ने ऐसे कंसेप्ट भी प्रतिपादित किए, जैसे व्हाइट मैन्स बर्डन, श्वेत जाति की श्रेष्ठता का सिद्धांत। ऐसा नहीं है, वैज्ञानिक रूप से गलत है, लेकिन इन्होंने इस सिद्धांत को प्रतिपादित कर दिया। जैसे इन्होंने रेशियल कंसेप्ट दे दिया, रेशियल कंसेप्ट आज फेल हो चुका है, लेकिन इन्होंने इस कंसेप्ट को दिया। तो पोस्ट मॉडर्निज्म कह रहे हैं यूरोसेंट्रिक नहीं, बल्कि हम बहुत से इतिहास लिखें। इन्होंने एक और बात की, मार्जिनल सोसाइटी पर बल दिया जाए, सीमांत वर्ग। मार्जिनल सोसाइटी पर बल दिया जाए। इस सीमांत वर्ग से आशय यह है, भारत के संदर्भ में अगर बात करें तो इसमें दलित भी आ जाएंगे, महिला भी आ जाएगी, ट्रांसजेंडर भी आ जाएंगे। आपको सबको ध्यान है कि पिछले 10 साल में ट्रांसजेंडर में पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल चेंजेस जो आए हैं, और खास करके सरकार ने जो प्रयास किया है, उस संदर्भ में भी हम ट्रांसजेंडर्स की हिस्ट्री को पढ़ते हैं, समझ सकते हैं। इतिहास गवाह है इस बात का कि दुनिया में बहुत जगह, भारत में तो जगह जगह हमको उदाहरण मिलते हैं, मुगल वर्ल्ड में मिलते हैं, या हम अपने यहाँ राजपूत वर्ल्ड में देखते हैं कि किस तरह से जो ट्रांसजेंडर्स होते थे उनको सर्विसेज में लिया जाता था। उनकी सोशल डिग्निटी पुअर हुआ करती थी, लेकिन उनको सर्विसेज में लिया जाता था। ऐसे लोगों का अध्ययन, ऐसे वर्ग का अध्ययन, इस सीमांत वर्ग का अध्ययन है। हम देखते हैं कि जैसे कि एरिक हॉब्सबॉम है, ये इससे पहले भी हम देखते हैं कि जो ट्राइब्स हैं, जनजातियां हैं, किसान वर्ग है, महिलाएं हैं, इन पर इतिहास पहले से लिखा जा रहा है। लेकिन इन्होंने जो सीमांत वर्ग के इतिहास लिखने की बात की, इस बात पर उन्होंने बल दिया कि इतिहास ऐसा लिखा जाना चाहिए। तो विशेष रूप से एक्चुअली ये कर क्या रहे हैं, ये जो इतिहासकार हैं, ये जो पोस्ट मॉडर्निस्ट अप्रोच वाले लोग हैं, ये जो डोमिनेंट नैरेटिव है, हिस्ट्री का जो डोमिनेंट नैरेटिव है, उस डोमिनेंट नैरेटिव को मना कर रहे हैं। इसकी जरूरत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो क्वेश्चंस में बनता है, कमीशंस के क्वेश्चंस में, वो ये बन सकता है, आपके पास प्रश्न स्टेटमेंट बेस्ड भी आ सकते हैं, बुक्स बेस्ड आ सकते हैं, थ्योरी बेस्ड आ सकते हैं, कि ये कह क्या रहा है इतिहास के संदर्भ में। ये कह रहा है कि जो डोमिनेंट नैरेटिव है उनको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बल्कि
अदर ब्रांचेस को भी हम एक्सेप्ट करते हैं। डोमिनेंट नैरेटिव मैंने आपको बताया था कि राजा महाराजाओं का इतिहास, सिकंदर से लेकर के, रोमन एम्पायर से लेकर के, और पूरी दुनिया, चाइना है, चाहे यूरोप है, चाहे इंडिया है, सब जगह हमने राजा महाराजाओं का इतिहास देखा। इसलिए वो कह रहे हैं इस डोमिनेंट नैरेटिव को खत्म किया जाए, बल्कि इसकी जगह हम उन बिंदुओं पर इतिहास लेखन में बल दें जो कि अदर एस्पेक्ट्स हैं, अदर एस्पेक्ट्स ऑफ हिस्ट्री। अदर एस्पेक्ट्स ऑफ हिस्ट्री, तो डोमिनेंट नैरेटिव नहीं हो बल्कि अदर एस्पेक्ट्स ऑफ हिस्ट्री पर बात की जाए। इस तरह से वो इस बात की चर्चा करते हैं। जब हम इन दरिदा को या फूको को या लियोटार्ड को देखते हैं जो कि मूल चिंतक रहे इस विचारधारा के, उससे पहले जब अगर हम इतिहास को जांचने की कोशिश करते हैं तो एक नाम आता है कांट। जैसा कि अभी मैंने पीछे बताया था कि जब प्रबुद्धवादियों की चर्चा करते हैं तो उन्होंने बुद्धि विवेक पर बात की। बुद्धि विवेक, ये जितने भी प्रबुद्धवादी थे इन्होंने बुद्धि विवेक की चर्चा की, और बुद्धि विवेक के द्वारा, इंटेलिजेंस के द्वारा हम सत्य को जानेंगे। लेकिन इसके साथ कांट ने एक बात साफ साफ और की है कि हम किसी भी सत्य को जानने की कोशिश करें, ये बुद्धि और विवेक अपने आप में दुधारी तलवार हैं। दुधारी तलवार से आप मतलब समझते हैं? दुधारी तलवार है, ये किसी भी चीज का खंडन भी कर सकते हैं और मंडन भी कर सकते हैं। खंडन मंडन दोनों इनमें होगा। किसी विचारधारा को ये रिजेक्ट कर सकते हैं, डिसअप्रूव कर सकते हैं और अप्रूव कर सकते हैं। दोनों पक्ष में तर्क दिए जा सकते हैं। इसलिए किसी भी सत्य को जानने के लिए केवल बुद्धि और विवेक, एक व्यक्ति का बुद्धि विवेक उस सत्य को जान पाए, ये आवश्यक नहीं है। इसलिए हम यहां पर खंडन मंडन के संदर्भ में बात कर रहे हैं। अब इस पोस्ट मॉडर्निज्म की जब आलोचना की बात आती है, आलोचना क्या रही इसकी, जरा इस बात को चर्चा करें कि इसकी आलोचना क्या रही है। इससे पहले हम एक बात करते हैं कि इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं एक बार, कि क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं इसमें। आपके सामने प्रश्न आ रहे हैं। सबको क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि ये नए थॉट्स हैं, नई विचारधारा है, और विशेष रूप से एक हिस्ट्री में विशेष रूप से पहली बार इनको लाया गया है पिछले कुछ सालों में, कुछ दशकों में। इसलिए प्रश्न अभी सरल बनने की संभावना है। निम्न में से कौन सा विचारक उत्तर आधुनिकता से संबंधित है? इस प्रश्न को देखें तो लियोटार्ड, सबसे पहले नाम आया लियोटार्ड, दूसरा नाम आया माइकल फूको, तीसरा नाम आया देरिदा, और चौथा नाम आया वॉडिलाई। ये चार नाम हैं। ये चारों नाम इस केस में जो आंसर होगा, आंसर आप देख लें, 1 2 3 4 सब सही हैं। ये मूल चिंतक हैं मूल चिंतक। लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रचलित और लोकप्रिय चिंतक हुए ये दोनों लोग हुए, माइकल फूको एंड देरिदा। ये दोनों चिंतक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, दोनों की अपनी किताबें हैं। और दूसरा प्रश्न, पहले तो ये इस तरह का क्वेश्चन बनेगा क्योंकि इन सब ने इतिहास पर बात की, इन सब ने एक विशेष बात की चर्चा इन्होंने जरूर की है। जितने भी ये पोस्ट मॉडर्न थिंकर्स हैं, इन्होंने चेतना पर बात की है। किस पर बात की? चेतना पर बात की। चेतना, इन्होंने चेतना को मानव जीवन का प्रमुख गुण बताया। तो जब चेतना की बात की तो चेतना के माध्यम से इन्होंने समझने का प्रयास किया इतिहास को, मानव को, और इतिहास की पूरी प्रक्रिया को, हिस्टोरिकल प्रोसेस को। अब इस बिंदु को लेते हैं कि 1 2 3 4 इसमें सब सही हो गए। एक बात और ले लेते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, उत्तर आधुनिकता के प्रमुख प्रणेता निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो इसमें लियोटार्ड का नाम आ गया, माइकल फूको का नाम आ गया, देरिदा और बॉर्डलाई का नाम आ गया, या ब्रादील हिंदी में लिखा होगा। तो इस केस में 1 2 3 सब सही हैं। इस केस में 1 2 3 सब सही है। एक क्वेश्चन और देखें, जो पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, ए रिपोर्ट ऑन नॉलेज की उत्तर आधुनिकतावादी विद्वान की किसकी कृति है? ये लियोटार्ड की कृति है। और इसको आप, क्योंकि मैंने बताया ये मूल चिंतक हैं, इसलिए इनको समझना हमारे लिए जरूरी है।
एक माइकल फूको पर क्वेश्चन बनता है कि उनकी कृतियां कौन कौन सी हैं। तो माइकल फूको ने, जैसे मैंने अभी बताया था कि उन्होंने जो हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी है, हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, द ऑर्डर ऑफ थिंग्स इन आर्कियोलॉजिकल ऑफ द ह्यूमन साइंसेस, द आर्कियोलॉजी ऑफ द नॉलेज, हिस्ट्री ऑफ द फॉलिक, ये सभी किताबें इन्हीं की हैं। तो ये 1, 2, 3 सब सही हैं। आपको मालूम है क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में बनेगा, 1, 2, 3 सही है या 1, 2 सही है, इस रूप में क्वेश्चन बनेगा। एक क्वेश्चन निम्नलिखित में से माइकल फूको की विचारधारा के प्रमुख प्रभाव हैं। एक्चुअली क्या, पहली बात तो ये भी समझ लें इस बात में चर्चा में कि इन्होंने हिस्ट्री को एक प्रोसेस के रूप में माना है। इतिहास की अपनी एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया को समझने के लिए अभी तक हम जो समझते आए हैं वो एक डोमिनेंट नैरेटिव से समझते हुए आए हैं, और इस डोमिनेंट नैरेटिव के बजाय हमको अलग अलग नैरेटिव से इतिहास को समझने की आवश्यकता है। तो इन्होंने पुरातात्विक दौर, वंशावली विज्ञान का दौर और स्व की चेतना, मैंने बताया आपको कि स्व की चेतना इनकी सबसे इंपॉर्टेंट है। ये इनको उत्तर आधुनिक विद्वानों को या स्कॉलर्स को आधुनिक स्कॉलर से अलग करती है। ये पुरातत्व का दौर ये डिफरेंट फॉर्मेट में इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बौद्धिक प्रक्रिया के संदर्भ में पुरातात्विक दौर का इस्तेमाल करते हैं, ये परंपरागत रूप से नहीं करते। इस तरह से ये क्वेश्चन इनका बनता है। अब एक बात पर और चर्चा कर लें इसकी कि किस तरह से जब हम ये उत्तर आधुनिक दौर की बात करते हैं तो इसकी आलोचना क्या है। यहां पर पहले मैं आपको नाम बता देता हूं, ये आप नोट भी कर सकते हैं कि लियोटार्ड, तो इनकी किताब का मुख्य नाम जो नाम आता है वो है पोस्ट मॉडर्न कंडीशन। बॉडिलियार्ड है, दरिदा है और इसके अलावा माइकल फूको है। ये 4-5 नाम तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो पोस्ट मॉडर्न हिस्ट्री या पोस्ट मॉडर्न अप्रोच या पोस्ट मॉडर्न थॉट को लेकर चलते हैं। और ये आप इनके पिक्चर्स भी देख सकते हैं, आपके सामने भी इनके पिक्चर्स हैं। ये माइकल फूको है आपके सामने। ये क्वेश्चन भी बन सकता है आपके सामने। ये क्वेश्चन इस तरह से बनेगा कि जब हम पोस्ट मॉडर्न थॉट की बात करते हैं तो यहां पे बिल्कुल इसको अच्छी तरह समझे। जो दरिदा हैं, दरिदा ने डीकंस्ट्रक्शन की थ्योरी दी थी, विखंडनवाद का सिद्धांत। जो एडवर्ड सईद है उन्होंने ओरिएंटलिज्म की थ्योरी दी। जो लियोटार्ड हैं जो सबसे पुराने हैं, उन्होंने एंड ऑफ मेटा नैरेटिव, मैंने जिसको बोला कि ग्रैंड नैरेटिव की बात नहीं करते हैं ये। तो आपके पास डायरेक्ट इनके नाम आ सकते हैं, ये हिस्ट्री के संदर्भ में है, इनके सीधे सीधे नाम आ सकते हैं कि डीकंस्ट्रक्शन की विचारधारा किसकी है, तो वो दरिदा की है। ओरिएंटलिज्म की विचारधारा किसकी है, एडवर्ड सईद की है। एंड ऑफ मेटा नैरेटिव्स यानी ग्रैंड नैरेटिव को समाप्त किया जाए, उसकी जगह अलग अलग नैरेटिव इस्तेमाल किया जाए, तो ये थ्योरी किसकी है, लियोटार्ड की है। माइकल फूको ने नॉलेज एंड पावर का सिद्धांत दिया, नॉलेज एंड पावर। तो इस तरह से ये 4-5 लोग हैं जिनका ये प्रश्न भी आपके पास बन सकता है हिस्ट्री में। ये अन्य विद्वान हैं जो मॉडर्न आर्किटेक्ट्स हैं इसके पोस्ट मॉडर्निज्म के, और ये नाम मैंने आपको पहले बता दिया है, पोस्ट मॉडर्न कंडीशन। उन्होंने किस तरह से अपनी विचारधारा को रखा, ये लियोटार्ड हैं। इस प्रकार से पोस्ट मॉडर्निज्म की जो विचारधारा है, इस पोस्ट मॉडर्निज्म की विचारधारा ने धीरे धीरे, इसको हम पोस्ट मॉडर्न चैलेंज भी कहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, अगर हम तोड़ते तोड़ते चलेंगे, ये बिल्कुल एक नई बात करते हैं, नई तरह की बात करते हैं, इनको आइडियोलॉजिकल लेवल पर तो एक्सेप्ट किया जा सकता है, आइडियोलॉजिकल लेवल पर तो ठीक है, लेकिन जब टेकन एज ए होल, क्योंकि जीवन अपने आप में संपूर्ण होता है, जीवन अपने आप में टूटा हुआ नहीं होता। इसलिए जब हम टोटल हिस्ट्री लिखने की बात करें तो टोटल हिस्ट्री की लिखने की बात में हमको सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा, जैसा कि एनालिसिस स्कूल मानता है, जैसा कि टोटलिटेरियन अप्रोच मानती है। लेकिन इस विचारधारा में दिक्कत यह है कि ये तोड़ते हुए बात करते हैं, सबके विवेक की बात करते हैं। और एक विशेष बात ही आती है, अगर हम ऐसी स्थिति करेंगे तो एक सर्वसम्मत इतिहास नहीं बनता है। एक सर्वसम्मत, जिसको हम सहमति कहते हैं, मानव जीवन, मानव सभ्यता, ये प्लेनेट, ये सोसाइटी सर्वसम्मति से चलती है, कंसेंसस से चलती है, जबकि यहां पर हमें इस चीज में भारी कमी दिखाई देती है। इस कारण से हम जब
इनके एक तरह से आलोचना की बात करते हैं तो ये इनकी मुख्य आलोचना है। यही कारण है कि पोस्ट मॉडर्निज्म की विचारधारा ने उपभोक्तावाद पर बल दिया। इन्होंने ऐसे विचारधारा, क्योंकि इन्होंने विवेक की बात की और सबके विवेक की बात की, इसलिए कहीं कहीं लगता है कि समाज जो है वो बिखरने सा लगा है, क्योंकि समाज को हमको सॉलिडेटरी बनाना होता है, इसको एक साथ एकजुट करना होता है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो आज के लिए पोस्ट मॉडर्निज्म में इतना ही। इसमें हमारे पास जो क्वेश्चंस आएंगे वो क्वेश्चंस इनके थॉट बेसिस पर होंगे, वो क्वेश्चन इनकी बुक्स पर बेस्ड होंगे और ये क्वेश्चन इनके आइडियोलॉजी पर बेस्ड होंगे। तो इस तरह से हम इसको इतिहास में पोस्ट मॉडर्निज्म को देखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।